रात में उड़ान भरते हुए ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ एयर क्रू नाजी जर्मनी के खिलाफ रात्रि बम्बर अभियान में भाग लेते थे, जिसमें अंधकार, चिंता, भ्रम, थकान, उबाऊपन और आतंक का जागता हुआ डर शामिल था। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने यह सीखा कि बम्बर प्रदर्शन और उनकी रक्षात्मक गणों पर निर्भर करने के लिए उसकी पूर्व युद्ध सोच बहुत ही दुखद थी। यह लगभग नया दिखता है, बावजूद रोजाना इसे ले जाने का। यह स्पष्ट रूप से पतला डिजाइन है, इसलिए मेरी पीठ या छाती की जेब में आसानी से फिट होता है। मैं जानता हूं यह शुरुआत में नकली लग सकता है, लेकिन मुझे वास्तव में उस त्वरित कार्ड पहुंच बटन पसंद है। फिर भी यह सचमुच संतोषजनक नहीं होता है। यह कार्यात्मक है और तुरंत समझ आ जाता है। मैं आपको विस्तार से नहीं बताता, बस मैं चाहे वाले कार्ड को चुनता हूं और इसे स्लॉट कर सकता हूं। इसे स्लॉट में वापस करें। मैं इसे कभी उल्टा नहीं करता, मैं आमतौर पर वहां करता हूं। ठीक है, इसे आसान बनाने के लिए अगर आप अतिरिक्त वॉलेट में रुचि रखते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और कोड ब्रैंडन एफ का उपयोग कर सकते हैं। अब पिता दिवस की बिक्री के अंत तक आप अपने आदेश पर 35% तक की छूट पा सकते हैं। एक्स्टर का धन्यवाद इस वीडियो के लिए। अब शुरू करें। दुनिया की हर बुराई का एक समझौता होता है। कैसे और क्यों कुछ चीजें उन्होंने जिस तरह से किया था, उन समझौतों की खोज समझने के लिए महत्वपूर्ण है, और यह आधुनिक दुनिया के लिए ऐतिहासिक छात्रवृत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुरे काम करने वाले व्यक्तियों के साथ हमारी सामान्य मानवता जैसी चीजों को मान्यता देना, या वे तर्क जिन्हें वे अनुसरण करते हैं, यद्यपि वह त्रुटिपूर्ण हो सकता है। कुछ अनैतिक घटनाओं या अनैतिक संस्थाओं का तर्क, सभी का वह समझना आवश्यक हिस्सा है। लेकिन उस समझ की तलाश में यह बहुत आसान हो सकता है कि उदाहरण के पैटर्न में गिर जाएं। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने एक पुरानी वीडियो में चर्चा की है कि मैं कैसे भयानक चीज की प्रकृति को समझने और समझाने का अंतर समझता हूं, बनाम वास्तव में उसके अस्तित्व को योग्यता देने के लिए वह अंतर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जब बात उन ऐतिहासिक अन्यायों की होती है जो अभी भी इतना विशाल, वे हमारे आज के जीवन पर सांस्कृतिक और वास्तविक तौर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मैंने एक पोल बनाया जिसमें पूछा गया कि अगली वीडियो क्या होनी चाहिए, और एक विषय जिसे मैं समझा कि यह लोकप्रिय हो सकता है वह था कि मैं एक मूर्खतापूर्ण तर्क को दास्ता के संबंध में खारिज कर रहा हूं। मैंने उस कविता के जवाब में प्राप्त की गई कुछ टिप्पणियों से मेरी आशा के मुकाबले अधिक निराशा महसूस की। स्पष्ट है कि कुछ लोग नाराज होंगे, पर कुछ ने अपने आप को पूरी तरह से विवाद में घुसा दिया, अगर आप उस मुहावरे को समझते हैं। कुछ टिप्पणियां बहुत ही डरावनी हो सकती हैं, जैसा कि उम्मीद से ज्यादा लोगों ने कहा। कुछ लोग अज्ञानता में तेजी से क्रोधित हो गए और मुझ पर भयानक आरोप लगाते हुए न केवल मेरे तर्क की गलत समझ बनाते हैं, जिसे आपने अभी तक नहीं सुना क्योंकि वह इस वीडियो में आने वाला है, बल्कि मेरे बारे में भी गलतफहमियां पैदा करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरा दृष्टिकोण क्या है, मैं क्या कर रहा था और मेरा उद्देश्य क्या था। यह मानो गवाही देने जैसा था। वास्तविक समय में इस संस्कृति युद्ध के बकवास पर अवसाद का प्रभाव देखने की तरह था, जिसका अनेक लोगों को लगता है कि उनके पास है। यह विषय काफी अच्छे अंतर से पोल में जीतने के बावजूद, मैं मानता हूं कि मुझे इस वीडियो को बनाना चाहिए, न केवल सहानुभूतियों के सदस्य डाटाबेस को साफ करने में मदद करने के लिए। वाह, उसे 10 बार तेजी से कहो। मेरा विचार यह है। छोटे मजेदार मुहावरे की तलाश में परेशानी हुई। आपने मेरा विचार समझ लिया होगा। मैं अनिवार्यतया पुनर्विचारवादी या इतिहास के स्वच्छ दृष्टिकोण से जुड़ना नहीं चाहता। मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं बनना चाहता जो गंभीर प्रश्नों को नजरअंदाज करे, महत्वपूर्ण मुद्दों को, क्योंकि वे लोकप्रिय नहीं हैं। लेकिन दुखद बात यह भी है क्योंकि ठीक इसलिए मैं इस वीडियो में एक तर्क पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे अधिकांश लोग बीएस समझते हैं, लेकिन यह दिलचस्प हो सकता है। जाहिर है कि वे तर्क अभी भी, कम से कम वे वहां पर काफी हैं, काफी बल में, जहां मैंने इसके कुछ उदाहरण देखे जिनकी अपेक्षा मैंने नहीं की थी कि मैं अपने दर्शकों के बीच मजाक उड़ाने जा रहा था। मैं कोई ढोंग नहीं रखता कि यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल देगा,
यदि कोई दर्शक नवसंघवाद के विकृत गड्ढे में फंस गया हो तो वह वीडियो को रोक चुका होगा और अपने पित्त का निर्वहन कर रहा होगा। मैंने पहले ही इसका कुछ हिस्सा देख लिया है। उन अधिक शैक्षणिक दर्शकों के लिए जो दास्ता के विरुद्ध तत्पर नहीं होते, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको दास्ता के संस्थान की कल्पना को बढ़ाने और घातक विचारधाराओं के खिलाफ लड़ने के तरीकों को समझने में मदद करेगा जब वे वास्तविक जीवन में सामने आते हैं। यहां एक नोट है कि वास्तविक जीवन में कोई टिप्पणी विभाग नहीं है। इंटरनेट पर अजनबी और शायद असली नहीं होने वाले लोगों से बेतुकी बहस न करें। मैं और तुम, हम दोनों इसके दोषी हैं। सभी दोषी हैं। हमें ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करनी होगी, चाहे वो हमें बेहद परेशान करे। वीडियो का आनंद लो और थम्स अप दो। कृपया कमेंट्स में सकारात्मक राय दें, मुझे वह हमेशा पसंद है और फिर बाकी दिन का आनंद लेता हूं। ठीक है, बाहर जाओ। यह बहुत गर्म है। गर्मी कठिनाई पैदा करती है। मुझे नहीं मालूम, बस कुछ सकारात्मक करो। ठीक है, वहां अधिकतम तैयारी हुई है। बहुत बकवास, मैं टिप्पणियां पहले से ही देख सकता हूं। चलो शुरू करते हैं। लगभग सबसे अधिक हास्यास्पदता से मूर्खतापूर्ण और खराब तरीके से सोची गई सीधे उत्तरी अमेरिकी दास्ता के बारे में तर्क, जिसे मैं मानता हूं कि कभी मौजूद था या कम से कम वह वहां है। दास व्यक्तियों की गरिमा और उपचार पर किसी महत्वपूर्ण सकारात्मक तरीके से प्रभाव पड़ा क्योंकि वहां कीमती वस्तु थी। यह तो बुनियादी बात है। आप अपने उपकरणों को क्यों क्षति पहुंचाएंगे? तर्क। लगता है इन लोगों ने कभी व्यक्ति को हथौड़ा अंगुली पर मारकर जमीन पर फेंकते हुए नहीं देखा है। उपकरण का दुरुपयोग। मेरा मानना है कि इस बहस को इतना घातक बनाती है वह यह है कि यह सवाल को गुलाम धारक के दृष्टिकोण से देखती है, न कि गुलाम के दृष्टिकोण से। यह नैतिक दर्शन या किसी भी प्रकार की बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। संस्था के पीछे के प्रथम सिद्धांतों, यह उससे अधिक स्थिर है। यह गुलामधारी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो कहती है, हाँ, शायद यह सिद्धांतों के अनुसार गलत है, लेकिन वास्तव में यह इतना बुरा नहीं है और शायद बेहतर हो सकता है। और फिर आपके पास एक श्रृंखला की व्हाटबॉटिज्म की सूची हो सकती है, औद्योगिक शहरी गरीबों की जीवन पर उपचार और सब कुछ के बारे में। सही, क्योंकि निश्चित रूप से किसी स्तर पर क्या यह सही नहीं है? क्या यह समझ में नहीं आता कि यदि एक दास वास्तव में एक मूल्यवान संपत्ति था जो वे निश्चित रूप से अंतेबेलम दक्षिण में थे, क्या कोई उस संपत्ति को संरक्षित करना नहीं चाहेगा? क्यों अपना पैसा फेंकेंगे? आप इसे अच्छी तरह से उपयोग करना और इसकी मूल्य को जितना संभव हो सके बनाए रखना चाहते हैं। आप अपनी कार को टक्कर नहीं देंगे, है ना? आप अपने स्वयं के श्रम को उस श्रम को करने के लिए अयोग्य क्यों बनाएंगे? यह सिर्फ वित्तीय समझ है ना? अवश्य, कुछ मालिकों का स्वभाव हमेशा बुरा होता है। कुछ लोग उपेक्षापूर्ण होते हैं। खेल में हारने पर वे अपने कीबोर्ड तोड़ देते हैं। कुछ लोग कील चूकने पर हथौड़ा फेंक देते हैं या गुस्से में दरवाजा बंद कर देते हैं। बीमा धोखाधड़ी मौजूद है। यह एक अलग बातचीत है जिसमें हम दास्ता के बीमा परिणामों पर चर्चा कर सकते हैं। वास्तव में रोचक विषय पर मौजूद चीजें हैं, लेकिन अधिकतर यह वास्तव में नहीं होता। मेरा मतलब है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि यह उपकरण की कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त गंभीर क्षति का कारण बने। आप जानते हैं, अगर मैं अपनी कार के पहिए को मारता हूं क्योंकि किसी ने मुझे फ्रस्ट्रेशन में काट दिया, तो वह वास्तव में अपनी कार को चाबी से खरोंचने या इसे दीवार में मारने जैसा नहीं है। आपको मेरा क्या कहना है? समझ आया? लेकिन दास वो कोई वस्तु नहीं है, वास्तव में नहीं। मतलब कानूनी रूप से तो शायद, पर वास्तव में नहीं। नहीं, वे नहीं हैं। उनके पास ये चीजें होती हैं जिन्हें भावनाएं कहा जाता है। उनकी इच्छाएं और जीवन संरक्षण प्रवृत्ति होती है। ये चीजें वास्तव में मजदूरी के रास्ते में बाधा डाल सकती हैं, क्या नहीं? एक स्वामी से पूछा जा सकता है, वह अपने दास का शोषण क्यों करेगा? वे आपकी संपत्ति हैं। जिस पर स्वामी हंसेंगे, मुझे लगता है। इसीलिए यह अजीब है ना? इस सब की मासूमियत। खैर, काश मुझे मालिक को हराने की जरूरत ना होती। मेरी यदि इतने सभी सुपरवाइजर्स को नियुक्त करने की आवश्यकता ना होती, काम से समय निकालकर उन्हें सजा देने की, और यह निराशाजनक है कि मेरी स्वतंत्रता को क्षति पहुंचानी पड़ती है। लेकिन यह व्यापार का एक अनिवार्य हिस्सा है, जैसे उन्हें भोजन और आवास प्रदान करना, जो मेरे लिए अनावश्यक खर्च है। लेकिन आपको वह करना होता है जो आपको आवश्यक समझते हैं। यदि एक मालिक एक गुलाम को मार सकता है, वह उसे चाबुक मार सकता है, लंगड़ा सकता है
और वह डर पर्याप्त होता है ताकि बाकी सभी विनम्र और कतार में रहें, कठिनाई से काम करें क्योंकि वे प्रतिक्रियाओं से डरते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से देखें, यह संचालन को सुचारू रखने के लिए एक छोटी सी रखरखाव है। कोड़े मारने का सत्र या अन्य दुर्व्यवहार का मतलब है कि इसे 1-2 दिन के लिए कमीशन से बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन आपको इससे क्या, वे जल्द ही वहां वापस होंगे और आप अंततः उसे परिवर्तित कर सकते हैं। आपने शायद अपनी स्वतंत्रता या बाधाओं को अनुरोध करने की इच्छा को सुरक्षा इच्छा में बदल दिया हो, और आपने खुद को एक संवेदनशील कर्मचारी बना दिया हो जो सभी को लाइन में रखता है और मुद्दों को ठीक करता है। यह प्रतिबंधक रखरखाव के समान है जो लोगों द्वारा उपयोग की जाती है, जैसे कि हिंसा को सामान्य माना जाता है। आप एक क्लास में अनुशासन कैसे बनाएं? आप बच्चों को मारते हैं अगर एक पत्नी अपने पति की अवहेलना करती है। वैसे घरेलू हिंसा आज से बहुत अधिक सामान्य बात थी। सैन्य की शायद सबसे बुरी कार्रवाई यह हो सकती है कि अपने ही सैनिकों और नाविकों को सेवा योग्यताहीन मारना या लटका देना। फिर भी अनुशासन बनाए रखने और सेना के विद्रोह से बचने के लिए कभी कभी कोड़े की सजा देनी होती है। हमें क्यों कभी उम्मीद होगी कि मालिकी गुलामों को, जो कानूनी या सांस्कृतिक रूप से मानव के रूप में माने जाने के लिए बहुत ही कम है, समाज के किसी भी अन्य तत्व की तुलना में अलग और बेहतर उपचार मिले? लेकिन यह एक खतरनाक विचारधारा है जो यह सुझाव देती है कि गुलामों के हालात बुरे नहीं थे, सबके लिए हालात खराब थे समाज के अन्य तत्वों की तुलना में। लेकिन उन्होंने किया। समाज की सबसे निचली परत के रूप में, कानूनी रूप से फिर से और सांस्कृतिक रूप से, वे केवल सजा देने के लिए सबसे आसान नहीं थे, बल्कि वे सबसे अधिक सामान्य रूप से सजा दिए गए थे और बहुत अधिक उग्र रेखाओं के साथ। अंत में वे हमेशा सबसे अधिक काम करते थे, सबसे कम पाते थे, और दास विद्रोह या भागने का डर हमेशा बना रहता था। भालू के कानों से पकड़े जाने और इसका कहना कि इस समय के कितने नस्लीय विचारों को नकारा नहीं जा सकता है, बुनियादी रूप से वैज्ञानिक रूप से यह कहा गया है कि यह एक लोकप्रिय धारणा है जो स्पष्ट रूप से सच नहीं है, लेकिन है कि यह विचार आज भी कुछ वृत्तों में मौजूद है। चलो इसके बारे में ईमानदार रहते हैं कि काले अफ्रीकी लोग कम बुद्धिमान थे और उनमें हिंसात्मक व्यवहार की अधिक प्रवृत्ति थी, और इसलिए हिंसा एक अधिक मान्य फैशन थी। ये अन्य जातियों के साथ होता, उनके साथ क्रॉस करने की तुलना में। उदाहरण के लिए, आप एक सफेद गुलाम से बात कर सकते हैं, ओह, लेकिन कालों के साथ, ओह, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये उस समय के प्रमुख विचार थे। मुझे बार बार यह नहीं कहना चाहिए कि दास के लिए दंड औद्योगिक श्रमिक या समाज के किसी और तत्व की तुलना में अधिक खराब था। यह सामान्य ज्ञान है। इसके बजाय आइए हम कमरे में मौजूद वास्तविक हाथी का सामना करते हैं। मैंने अब तक सिर्फ उस बात पर चर्चा की है, अभी भी वित्तीय तर्क की एक रेखा का पालन करते हुए मैकियावेलीय समीकरण का अनुसरण कर रहा है कि उत्पादन को जारी रखने के लिए कितनी सजा चाहिए। यह अभी भी एक प्रकार का स्पष्ट तर्क निर्धारित कर रहा है, हालांकि यह घृणित भी है। हालांकि इसमें माना जाता है कि प्रश्न के तर्क में कुछ सत्य है। यह सही कह रहा है, इसे वित्तीय दृष्टिकोण से देखने का विचार बनाता है। समझता हूं, बस यह असहमत है कि प्यार या डर कौन अधिक वित्तीय रूप से साध्य है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ खराब तर्क नहीं है, यह सिर्फ गलत नहीं है, यह एक मूर्खतापूर्ण तर्क है। तो चलिए हम वाजिब वित्तीय तार्किक से आगे बढ़ते हैं और वास्तविकता की ओर, जमीन पर क्या होता है उसकी वास्तविकता की ओर। तुलना के लिए, एक सैनिक एक दास की तरह अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर वे कोशिश करते हैं, ओह, वे कठोर दंड के अधीन होते हैं, पीटना, चाबुक और गोली मारना। वे दोनों, सैनिक और दास, शारीरिक कठिनाई, अत्यधिक वंचिती की जिंदगी जीते हैं। परंतु यहां समानता समाप्त होती है, चूंकि सैनिक अभी भी कानूनी कुछ अधिकार और विशेष अधिकार रखता है। उसे उसकी सेवाओं का भुगतान मिलता है। उसके पास संभावना थी, पेंशन की संभावना बाद में थी, जो सामान्यतया सिस्टम और समय पर निर्भर करती है। यह स्थिति एक दास की तुलना में स्वेच्छा से स्वीकार करता है, और एक बार छुट्टी देने के बाद फिर अपने आप को होगा। उसकी पत्नी और बच्चे, वे उसके अपने हैं, और उसके अधिकारी उनके प्रमुख युद्ध नियमावलियों द्वारा सीमित होते हैं कि वे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, और यदि उसका किसी विशेष में दुरुपयोग होता है
अधिकार। उसके पास अपनी रेजिमेंट, सेना के व्यापक स्तर और नागरिक अधिकारियों के माध्यम से उपाय है। हालांकि एक दास को संपत्ति के रूप में देखा जाता था, जिसे उनके मालिक द्वारा उचित माने जाने पर उपयोग और निपटाने के लिए देखा जाता था। अगर स्वामी का स्वभाव हो तो कोई कानूनी इसके खिलाफ सुरक्षा नहीं होती है। कोई अपना गुलाम, जो उनकी अपनी कीमती संपत्ति है, क्यों क्षति पहुंचाएगा? हम भी यह पूछ सकते हैं, क्या कोई अपने ही कुत्ते को मारेगा? और अधिक चिंताजनक रूप से, शायद एक बेहतर तुलना, चिंताजनक रूप से, कोई दलाल अपनी स्वयं की वेश्या को क्यों मारेगा? यह अवास्तविक होगा, है ना? नियंत्रण। हाँ, इसका आर्थिक मूल्य हो सकता है, लेकिन यह हमेशा समझदार नहीं होता। कभी कभी यह पैसे नहीं, बल्कि शक्ति की भावना होती है। या यह क्रोध हो सकता है। शायद मालिक पीड़ित पर क्रोधित है। शायद यह साधारण क्रोध है और वे इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने देखा है कि लोग कस्टमर सर्विस प्रतिनिधियों की इज्जत कैसे करते हैं? इसका कारण उनका घर पर दुखद जीवन है। पत्नी ने उन्हें 18 सालों से वैसे ही नहीं देखा है, अतः दुखी होकर उन्होंने गुस्सा कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि पर निकालने का निर्णय लिया। वे बस किसी को ढूंढ रहे हैं। उनके पास थोड़ी शक्ति होती है जिससे वे नरक के लिए दुरुपयोग करते हैं। शायद यह अत्यधिक कामुकता हो सकती है, या शायद यह त्यागने का डर है। दास मुझे छोड़ देंगे, मुझे उन्हें किसी न किसी तरह से मेरे पास बांधे रखना होगा। एक स्किज़ोफ्रेनिक पैरानोया। शायद वे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, बस इसे मजेदार समझ रहे हैं। शाब्दिक रूप से कल्पना करने योग्य कोई भी कारण, यदि धारणा है तो शायद हो चुका है। एक दास जनसंख्या की प्रकृति एक पूर्ण और संपूर्ण नियंत्रण वाली होती है, और बहुत कम ही होता है, यदि कभी, कि उनके पास कोई भी होता है, चाहे कानूनी, सामाजिक या अन्य साधनों की खोज करने के लिए निवारण। और अंततः यही एक बड़ा कारक है जो यहां खेल रहा है। यहां तक कि यदि 99% दास धारक सीधे अपनी संपत्ति के प्रति दयालु थे, चाहे वह व्यक्तिगत या वित्तीय कारणों के लिए हो, तो अंततः वह 1% अभी भी मौजूद होगा और उन्हें एक कानूनी प्रणाली के तहत अनुमति दी जाएगी जिसमें पीड़ितों का फिर से उपचार किया जाता है। दासों को संपत्ति के रूप में और किसी भी राष्ट्र की वित्तीय तर्क का उपचार करने वाले मालिकों ने, यदि वे अधिक दयालु तरीके से उपचार करते थे, तो भी यह बदलने में संभवतः असमर्थ है कि दास समाज की संरचना स्वयं की अनुमति और प्रोत्साहन देती है। दुर्व्यवहार। ये मामला नहीं है कि कुछ मालिकों में खराब सेब हैं। ये भ्रष्टाचार या खराब प्रणाली का मुद्दा नहीं है। दुरुपयोग कानून द्वारा संहितित है। इस प्रकार, यदि दासों के मालिकों की बहुसंख्यकता उनके साथ अच्छी थी, तो अंततः यह महत्वहीन है। संस्थान स्वयं अपनी प्रकृति के अनुसार, यदि यह इरादे के अनुसार काम कर रहा है, तो वही समस्या है, वही अंतिम बुराई का स्थान है। चलिए विषय पर हैं, तो उन अच्छे गुलामधारी के बारे में बात करते हैं। चलिए उन दयालु लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने दूसरों को परिवार की तरह बताया। हमें बमबारी के छोटे पारिवारिक खेत की उदाहरण दी जाती है, जिसमें केवल 1 या 2 गुलाम होते हैं, जिन्हें परिवार के सदस्यों की तरह दिखाया जाता है। परिवार के सदस्य धक्का मुक्की में आ गए और खेत खोने का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें कानूनी रूप से किसी भी कर्ज का भुगतान करने के लिए बेचा जा सकता है। तकनीकी रूप से परिवार के सदस्यों के पास वैकल्पिक नहीं था, अपितु परिवार के हिस्से बने रहने थे, वरना वे गुलाम पकड़ने वाले द्वारा वापस लौटाए जा सकते थे। यदि उन्होंने स्थानीय शहर में काम किया, तो वास्तव में उनके पास उनकी कमाई का कानूनी अधिकार नहीं था। यदि उन्हें कुछ मिलता है, तो वह पूरी तरह से उनके मालिकों की इच्छा पर है। उदाहरण स्वरूप, एक आदमी अपने कुत्ते से प्यार कर सकता है, वह अपने कुत्ते का अच्छा इलाज कर सकता है। वह हज़म का सदस्य कहता है, हम सभी कुत्ते के झुंड का हिस्सा हैं, बहुत प्यारे। लेकिन हम सभी इस अंतर को समझते हैं, एक बच्चे, माता पिता, जीवन संगी और पारिवारिक कुत्ते के बीच के अंतर। और फिर वास्तव में एक असली बदलाव जो बहुत सारे लोग उदाहरण के लिए कुछ विशेष स्थापना पिताओं की चर्चा करते समय भूल जाते हैं, वह यह है कि एक दास संपत्ति के रूप में वास्तव में सहमति देने में असमर्थ होता है। वास्तव में किसी भी तरह से, आप जानते हैं, न केवल यौन लेकिन वास्तव में कुछ भी जो दास के साथ होता है, सहमति अनिवार्य है। ये यौनता में सबसे अधिक जीवंत उदाहरण है मेरे विचार से, स्पष्ट कारणों के लिए। अब
निष्पक्ष होने के लिए कभी कभी दास सोच सकते हैं कि वे सहमत हैं, लेकिन चाहे वे स्वयं मानते हैं कि वे सहमति देने में सक्षम हैं, चाहे वे किसी चीज के प्रति सहमत हैं, अंततः वह पूरी तरह से अप्रासंगिक है, क्योंकि वे एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पूर्ण बंधन में हैं, उनके अपने व्यक्ति पर कोई स्वतंत्रता नहीं है। जब यह सेक्सुअल संबंधों की बात आती है तो फिर से दासों में सबसे अधिक इच्छुक, हालांकि मैं दावा करने के लिए तैयार हूं कि उनमें से बहुत कम, यदि कोई वास्तव में था, हर परिभाषा के अनुसार बचाव। बेशक विकृत दास समाज की एक बलात्कार का शिकार है और मालिक हमेशा निश्चित रूप से एक बलात्कारी है। वे अपने मालिक या वास्तव में मालिक वर्ग के किसी भी सदस्य के साथ सेक्सुअल संबंध की सहमति देने में एक बच्चे की तरह अपने शिक्षक के साथ नहीं हो सकते। शायद बच्चा पहले ही उत्साही हो और सोचे कि मैं अब लोकप्रिय होने वाला हूं। दुर्भाग्यवश हम ऐसी बातों को लोगों द्वारा कहते हुए देखते हैं। समाचार में यह अभी भी संशय है कि हम बचपन के बलात्कार पीड़ितों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चा समझता है कि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। यह उन्हें बाधित करेगा, हमें स्वीकार करने के लिए कारण है कि वे सहमति देने में सक्षम नहीं हैं। यदि दास कथा साझा करता है तो कानून इसे अनदेखा नहीं करेगा। दासत्व की कोई स्थिति नहीं है, वे केवल हैं। इसके लिए बुराई की डिग्री है। अब मुझे गलत न समझें, यह समझना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उन डिग्रीज को समझें। दास, दासी और विभिन्न परिवेशों में दासत्व के बीच सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करें। बड़े बागानों और छोटे परिवार के खेतों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, और उन मालिकों के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है जो अपने दासों के साथ अधिक या कम सहजता से रहते थे, मानो परिवार के रूप में। और सब कुछ, यद्यपि यह विकृत है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे अलग है। बड़े पैमाने पर जहां दास केवल फर्नीचर उपकरण हैं जिनका उपयोग किया जाता है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है। जैसे कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनका दर्शन जो दासत्व के पक्ष में थे, और वे संस्था को कैसे योग्य ठहराते थे, चाहे वह किसी भी कारण से हो। धर्म के साधारण या आर्थिक कारणों और सामाजिक कल्याण के लिए यह कहा जाता है कि उनका यहां होना उनके दूसरे स्थान से बेहतर है। लोग अब भी ऐसा करते हैं। यह महत्वपूर्ण है समझना कि वे कैसे तर्क करते हैं, लेकिन दिन के अंत में वे स्पष्टीकरण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी उस क्षेत्र में नहीं जाने चाहिए, न्याय के क्षेत्र में, क्योंकि वहां सभ्य समाज का सच्चा सड़न होता है। आपका देखने के लिए धन्यवाद। आशा है यह वीडियो आपको दास्ता के प्रश्न पर नया दृष्टिकोण देने और समाज में उनकी भूमिका की बहस करने में सहायता कर सके। लेकिन आजकल, कम से कम मेरे पीछे रहने से, राज्यों में, खासकर अमेरिकी अंतेबेलम दक्षिण में, फिर एक बार दास्ता अन्य स्थानों में अच्छी तरह से मौजूद है। जैसे हाँ, ऐसा हुआ। यह सब किसी भी स्थिति पर लागू होता है जिसमें दास्ता एक कानूनी स्थिति थी। बस यही है कि अरे धक्का, अमेरिका में अमेरिकी, अन्य अमेरिकियों के बीच, और टिप्पणी खंड सभी अमेरिकी दास्ता के बारे में था। मतलब हाँ, मैं अमेरिकी पर चर्चा करने जा रहा हूं। स्थिति यही काम करता है। यह आपको अन्यथा सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है, मैं एक अमेरिकी हूं। उम्मीद है कि जल्दी ही वहां जाऊं, लेकिन वैसे ये वीडियो ना ही मेरा कोई भी काम मेरे पैट्रॉन्स के अडिग समर्थन के बिना संभव होता, जिनके नाम आप अभी देख रहे हैं। और अगर आप मेरे काम में रुचि रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह जारी रहे इस तरह के विवादास्पद विषयों के बावजूद, तो फिर आप उनकी संख्या में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं, जितना कम, जो आपको महीने के $1 के साथ छोटे लाभ भी देगा। एक और वैकल्पिक तरीका मेरे समर्थन का है कि आप रिकास्ट टीवी पर जल्दी सामग्री देख सकते हैं। यह YouTube का विज्ञापनों से रहित और प्रायोजित संदेश रहित विकल्प है। आप इसे भी खोज सकते हैं और वहां निःशुल्क देख सकते हैं, विवरण में एक लिंक देखकर। अगले समय तक मेरा प्रिय दर्शक, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपका विनम्र और आज्ञाकारी सेवक बनूं।